बिली बैट पार्ट 10 में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रियल चक चकलिन के कहने पर अब केविन यामागाता की बिली बैट को कंटिन्यू करने के लिए मान गया था। अब गुडमैन इसके आगे की स्टोरी को ड्रॉ करेगा। तो अब ये बैट क्या गुल खिलाएगा और आखिर ब्लैक और व्हाइट बैट में क्या डिफरेंस है, क्या सच में दो बैट हैं, ये सब आपको इस वीडियो में रिवील होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 1949 जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब केविन चक के साथ अपनी बिली बैट कॉमिक ड्रॉ कर रहा था, लेकिन तभी वहां उसके ऑफिस में दो डिटेक्टिव आते हैं। लेकिन तभी उसके ऑफिस में दो पुलिस वाले आते हैं, जिन्हें देख के ऑब्वियसली केविन डर जाता है। बट यहाँ वो उसके लिए नहीं आए हैं। उन्हें लगता है कि केविन के सामने वाले घर में कोई रशियन जासूस है। जी हाँ, यह कहानी सेट है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के टाइम में, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पर, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। तो इसीलिए वो दोनों पुलिस वाले केविन के सामने वाले घर पर नजर रख रहे हैं। और तभी उनमें से एक पुलिस वाला केविन की कॉमिक को देखता है, जो देख के वो काफी खुश होता है। और ये देख के उसके साथ का दूसरा पुलिस वाला भी उसकी कॉमिक को देखने लगता है। वो बोलता है, क्या सच में ये कॉमिक इतनी पॉपुलर है? एंड वो उसके कॉमिक पैनल को देख के बहुत अजीब सा फेस बनाता है। वो बोलता है, ऐसा ही सेम कैरेक्टर मैंने एक जापानीज कॉमिक में देखा था। जो सुनकर केविन एकदम चौंक जाता है। तो यहाँ वो दो डिटेक्टिव केविन के सामने वाली बिल्डिंग में नजर रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि वहाँ कोई सोवियत स्पाई है। एंड तब उस घर में कोई और नहीं, फेक चक चकलिन था। जी हाँ, हिटलर के कहने पर वो अमेरिका आ चुका है। एंड उसकी नजर केविन के बिली बैट पर पड़ चुकी है, क्योंकि हमने देखा था कि हिटलर ने उसे कॉमिक के बिजनेस में घुसने के लिए बोला था। तो यहाँ वो दोनों ऑफिसर फेक चक के रूम पर नजर रखते हैं, लेकिन वो कोई भी हरकत नहीं करता है। तो वो चले जाते हैं। एंड जब उन्हीं के कहने पर केविन को पता चलता है कि जापान में भी ऐसी ही बिली बैट की कॉमिक कोई बनाता है, तो वो उनसे इसकी परमिशन लेने जापान निकल जाता है। एंड तभी फेक चक केविन के ऑफिस में जाता है, जहां वो चक से मिलता है। और उसके आगे का तो हमें पता ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहां कुरुसु ने कैसे उस सेलर के साथ मिलकर प्रेसिडेंट शिमोयामा को मरवाया था, ये सब रिवील होता है। वो शिमोयामा को मार के उसका इल्जाम केविन पर लगवा देता है। जैसा कि हमने देखा था, यहाँ कुरुसु उस स्क्रॉल के पीछे लगा हुआ है। वो शिमोयामा से वही जमीन अपने नाम करने के लिए बोल रहा था, ताकि वो वहाँ एंशिएंट स्क्रॉल ढूंढ सके। वो बोलता है, अगर वो स्क्रॉल मिल गया तो मैं ब्लैक और व्हाइट बैट के बारे में सब समझ जाऊंगा, और अगर वो नहीं मिला तो मुझे चांद पर जाना पड़ेगा। तो शिमोयामा बोलता है, कहा जाता है कि चांद पर एक बैट मिलेगा जो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, तो मैं वो जमीन तुम्हें किसी भी हाल में नहीं दूंगा। एंड यहाँ वो उसे जमीन देने से मना कर देता है। और फिर क्या, वो लोग उसे मार देते हैं एंड उसका इल्जाम केविन पर लगवा देते हैं। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। जब जोफू सेंसे से केविन को स्क्रॉल मिलता है, तो हमने देखा था कि वहाँ वही सेलर उससे वो स्क्रॉल लेने आ गया था। तो वो कुरुसु के साथ ही आया था। यहाँ कुरुसु तो जोफू सेंसे के अड्डे पे उस स्क्रॉल को ढूंढ रहा था, लेकिन वो सेलर केविन के पास पहुँच गया था, जहाँ फिनी के कहने पर उसके आदमियों ने उस सेलर को और केविन यामागातो को मार दिया था। और तभी कुरुसु वो गन साउंड सुन लेता है। वो तुरंत फिनी के दोनों आदमियों को मार देता है। और वो जैसे ही वो स्क्रॉल लेने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ फिनी का हेलीकॉप्टर आ जाता है। तो ना चाहते हुए भी कुरुसु को वहाँ से भागना पड़ता है। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कुरुसु की तबीयत खराब है। अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा, यानी कि उसे जल्द से जल्द चांद पर जाना होगा। वो उस रॉकेट को जल्दी से रेडी करने के लिए बोलता है। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है फेक चक पे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि केविन गुडमैन तो बिली बैट ड्रॉ करने के लिए मान गया था, लेकिन फेक चक नहीं चाहता है कि उसके अलावा किसी और को बिली बैट का राइटर समझा जाए। वो हर दूसरे बिली बैट ड्रॉ करने वाले को खत्म करना चाहता है। एंड इससे चक चकलिन एंटरप्राइज को नुकसान होगा। तो यहाँ काफी टाइम से रियल चक ने भी जिद कर ली है कि अब वो ड्रॉ नहीं करेगा। एंड इसीलिए बिली बैट पर ब्रेक लगा हुआ है। तो उनके पब्लिशर बोल रहे हैं कि ऐसे उनकी कंपनी बंद हो सकती है। बट यहाँ रियल
चक चकलिन चुपके से उन पब्लिशर्स को केविन गुडमैन का ड्रॉ किया हुआ एक इशू दे देता है एंड वो लोग उसे पब्लिश कर देते हैं। और जैसे ही बिली बैट का ये इशू पब्लिश होता है तो जितने भी पुराने लोग थे, यानी कि जो केविन यामागाता की बिली बैट को पसंद करते थे, उसे पढ़ते थे, वो सब ये नया इशू पढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड ऐसे सिर्फ एक इशू से केविन गुडमैन का नाम बहुत फेमस हो जाता है। सब लोग बोलने लगते हैं कि यह केविन यामागाता का सक्सेसर है और ये तो सच ही है। और वहीं दूसरी तरफ केविन बस ड्रॉ किए जा रहा है। वो बोलता है मुझे लगता है कि फाइनल चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है या फिर मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब कुरुसु का रॉकेट डेवलप हो चुका है एंड वो चांद के लिए निकल चुका है। तो वो ये बात चक को बताता है कि एक आदमी चांद के लिए निकल चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे उसे वहाँ जाने से रोकना था। एंड तभी वहाँ ऑर्डर आती है। वो केविन के सक्सेस की न्यूज उसे बताती है कि सब लोग तुम्हारा बिली बैट कंटिन्यूएशन पढ़ने के लिए पागल हो चुके हैं। एंड ये सब देख के उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। चक बोलता है हमने कर दिखाया और वो केविन को गले लगा लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि केविन की कॉमिक पब्लिश करवाने में ऑर्डर ने ही उनकी हेल्प करी। तो चक उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वो बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपने डैड फेक चक चकलिन को एक्सपोज करना चाहती हूँ। मैं जब बच्ची थी तो मैं उनसे पूछा करती थी कि क्या आप ही चक चकलिन हो, तो वो बोलते थे हाँ, लेकिन वो सब झूठ था, ना वो चक है और ना ही उन्होंने बिली बैट ड्रॉ किया है। तो मैं बस इस आदमी की सच्चाई जानना चाहती हूँ जिसमें तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। फिर तभी यहाँ केविन को बिली दिखने लगता है। वो बोलता है कि अगर वो आदमी चांद पर गया तो वो उसे मिल जाएगा, मेरा दूसरा वर्जन। तो केविन पूछता है क्या तुम ब्लैक एंड व्हाइट बैट की बात कर रहे हो? तो बिली बोलता है अब मैं कैसे समझाऊं, अगर ऐसा हुआ तो वो चांद वाला आदमी रिवाइंड कर सकता है और अगर फिर से ये अर्थ रिवाइंड हुआ यानी पास्ट में गया तो ये अर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही अर्थ बचा हुआ है, बाकी सब उसकी वजह से खत्म हो गए हैं। तो हमें कैसे भी उस आदमी को उससे मिलने से रोकना होगा। बट यहाँ केविन को कुछ भी समझ नहीं आता है। और अब हम कुरुसु को देखते हैं। उसने जैसे तैसे चांद पर लैंड कर लिया है। वो बोलता है बस अगर मुझ में ड्रॉ करने का टैलेंट होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता और इसीलिए मैंने उस मांगाका को बचाया था। एंड यही हमें रिवील होता है कि जब प्रेसिडेंट कैनेडी को बचाने केविन स्मिथ के साथ जा रहा था तब उसे गोली लग गई थी, बट यहाँ उसने केविन को भेज दिया था और फिर स्मिथ को किसी और ने नहीं, कुरुसु ने ही बचाया था। जी हाँ, वो स्मिथ से बोलता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल तो छोड़ दूंगा लेकिन अब तुम्हारी लेफ्ट आई नहीं रहेगी, क्या तुम चाहते हो मैं टाइम को रिवाइंड कर दूं? तो अब से तुम्हें मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा, उस मांगाका को बचाओ वरना मुझे चांद पर जाना होगा। और इसके बाद तो हमें पता ही है कि क्या हुआ। यहाँ चांद पर कुरुसु को कुछ भी नहीं दिखता है। वो बोलता है क्या यही असली अकेलापन है, और वो चलते चलते नीचे गिर जाता है। एंड फिर हम वापस से फेक चक को देखते हैं। वो केविन की कॉमिक की वजह से बहुत गुस्सा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी कॉमिक पब्लिश हो, बट यहाँ ऑड्रे और रियल चक उसे केविन से मिलने नहीं देते हैं। तो वो गुस्से में अपनी कार लेके निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कंपनी बेच के केविन को उसका हेड बना दे या फिर वो केविन को मरवा दे। तो वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी कार के सामने एक लेडी आ जाती है एंड इस लेडी का नाम है नाओमी। इससे चक का अफेयर चल रहा है एंड उसका एक बच्चा भी हो चुका है। तो वो दोनों वहाँ बातें करने लगते हैं। और अब हम वापस से चांद पर आते हैं जहाँ फाइनली कुरुसु को होश आ गया है एंड उसे वो दूसरा बैट दिखने लगा है। वो बैट कुरुसु से बोलता है अब जल्दी से अपनी विश बताओ कि तुम क्या चाहते हो। और यहाँ कुरुसु की विश ये है कि वो चाहता है कि उसके साथ ये पूरी दुनिया खत्म हो जाए। तो अगर उसने सच में उस बैट से ये विश मांग ली तो यह दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए केविन जल्दी जल्दी इसके आगे की स्टोरी ड्रॉ कर रहा है, बट यहाँ उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है कि उसे आगे ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू करनी चाहिए जिससे यह दुनिया खत्म ना हो। फिर यहाँ बिली उसे पूरी सिचुएशन समझाने लगता है कि वो आदमी चांद पर जा चुका है और जो सिंबल उसे वहाँ मिलेगा वो पहले मैं ही था। बहुत टाइम पहले जब एक मीटेरॉइड अर्थ से टकराया था उसी ने मेरे एक हिस्से को मुझसे अलग कर दिया था। मैं यहाँ अर्थ पर रह गया और मेरा दूसरा हिस्सा मून पर। यहाँ मेरे पास तो सब लोग हैं लेकिन वहाँ मेरा दूसरा हिस्सा सदियों से अकेला है। लेकिन अब फाइनली उसके पास एक विजिटर गया है तो वो सच में उसकी विश पूरी कर देगा। तो वो जो पार्ट 1 में केविन यामागाता ने चांद पर बैट सिंबल ड्रॉ किया था वो यही बैट था। वो कुरुसु से बोलता है क्या मैं सिंबल की तरह रहूं या फिर इस कार्टून फॉर्म में? तो कुरुसु बोलता है किसी भी फॉर्म में रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
छोड़ता है। फिर बिली बोलता है, मैं यहाँ से तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी पूरी लाइफ काफी बेकार थी और अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो तुम सब कुछ दोबारा शुरू करना चाहते हो ना। तो यहाँ कुरुसु बोलता है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? तो वो बोलता है, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें जैसी लाइफ जीनी है मैं वैसी लाइफ दे सकता हूँ। ये सुनकर कुरुसु को अपनी पूरी लाइफ के फ्लैशबैक आने लगते हैं। यहाँ कुरुसु पूछता है, अगर मैं बोलूँ कि सब कुछ फिर से रीसेट कर दो तो क्या होगा? तो वो बैट बोलता है, फिर ये अर्थ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब कोई अल्टरनेट अर्थ नहीं बची है, यही लास्ट अर्थ है। एंड ये सुनकर कुरुसु को अपने किए हुए सारे गलत काम याद आने लगते हैं कि मैंने कितने लोगों की जान ली है, मैं इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। और फिर वो बोलने ही वाला होता है कि इस दुनिया को खत्म कर दो, लेकिन तभी केविन के दिमाग में एक स्टोरी आती है एंड वो ड्रॉ करना शुरू कर देता है। वो कुरुसु को उसकी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स, यानी कि जब वो अपने पिता के साथ था, वो सब याद दिलाता है कि उसके फादर ने कहा था कि अच्छे से पढ़ो और चांद पर जाना, तो अब वो पहुंच चुका है। वो बोलता है, डैड मैं चांद पर आ गया। फिर वो बिली से बोलता है, तुमने मुझे मैनिपुलेट क्यों किया? तो बिली बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमने मेरे सिग्नल को गलत इंटरप्रेटेट किया, उसे गलत समझा। तो कुरुसु पूछता है, क्या मेरी इंटरप्रिटेशन गलत थी? तो बिली बोलता है, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुमने जो किया वो गलत है या फिर सही। ये सुनकर कुरुसु रोने लगता है। वो बोलता है, अब मुझे कोई विश नहीं मांगनी है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे डैड ये देखें कि यहाँ मून से अर्थ कितना सुंदर दिखता है। एंड ये स्टोरी केविन ने ड्रॉ की है। उसने कुरुसु को उसके फादर के साथ बिताए पल याद दिलाए, उसे एक अल्टरनेट हैप्पी एंडिंग दिखाई जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ पला बढ़ा और एंड में उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड थे कि उन्होंने उसकी वजह से इतनी अच्छी लाइफ जी। तो इसी की वजह से कुरुसु ने कोई विश नहीं मांगी और ऐसे केविन ने अर्थ को खत्म होने से रोक दिया। तो केविन ये स्टोरी चक को दिखाता है, जिसे देख के वो काफी खुश होता है। एंड अब ऐसे ही केविन बिली बैट कंटिन्यू रखता है और अब 9 साल बीत जाते हैं। जी हाँ, हम ईयर 1981 से 1990 में जंप करते हैं। अब केविन को पूरी दुनिया एक प्रॉफिट मानने लगी है। वह इवेंट्स के होने से पहले ही उन्हें अपनी बिली बैट कॉमिक में ड्रॉ कर देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि चक चकलिन ने एक और बिली लैंड लॉस एंजल्स में भी खुलवा दिया है, जिसकी आज ओपनिंग है। एंड कुछ ही दिन पहले उसकी डेथ हो चुकी है। जी हाँ, उसकी डेथ का कारण अभी पब्लिक नहीं किया गया है, तो अब उसकी बेटी ऑड्रे चकलिन ने उसकी जगह ले ली है। एंड वो और केविन चक की फेयरवेल पार्टी में जा रहे होते हैं। यहाँ ऑड्रे बोलती है, तुम्हें दुनिया प्रॉफिट समझ रही है, तो आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है? तो केविन बोलता है, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं बस वो सब ड्रॉ कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आता है। एंड तभी उसे गेट के बाहर एक बच्चा दिखता है, तो केविन कार से उतर के उसके पास जाता है। उस बच्चे का नाम है टिमी एंड उसने बिली की ड्राइंग पकड़ रखी है। वो बोलता है, ये बिली मैंने बनाया है, प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। तो केविन उसे अपनी कार में बैठा के ले जाने लगता है। एंड फिर वो टिमी जहाँ रहता है उसके एरिया में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि टिमी अकेला अपनी मॉम के साथ रहता था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, तो वो जैसे तैसे जिंदगी काट रहा है। यहाँ टिमी उसे अपनी ड्रॉ की हुई ग्राफिटीज दिखाता है, जो देख के केविन बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि वो भी ऐसे ही ड्रॉ करता था। यहाँ केविन उससे पूछता है, क्या तुम भी उसे देख सकते हो? तो यहाँ टिमी को कुछ भी समझ नहीं आता है, टिमी कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिर केविन बोलता है, चलो छोड़ो, एक प्रॉपर स्टोरी लिख के लाना, अगर मुझे वो पसंद आई तो मैं पक्का तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। एंड ये सुन के टिमी काफी खुश होता है और फिर केविन वहाँ से चला जाता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है मिस्टर स्मिथ पर। वो अब किसी ओल्ड एज होम में रहते हैं। उनके पास एक स्ट्रेंजर आता है, वो उनसे पूछता है, केविन कहाँ है? और मैं गुडमन की बात नहीं कर रहा हूँ, केविन यामागाता कहाँ है? तो यहाँ हमें रिवील होता है कि केविन यामागाता जिंदा है एंड वो कहीं छुपा हुआ है। यहाँ स्मिथ उसे कुछ भी नहीं बताता है एंड फिर वो आदमी चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऑड्रे पर। उसे अपने फादर की सारी जायदाद मिल जाती है, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़ के, बिली लैंड के 24th लेवल पे जो बेसमेंट है वो किसी और के नाम पे है और ये कोई और नहीं फिनी है। तो फिनी वहीं से अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड फिर हम फिनी को देखते हैं, उसने अपने ऑफिस में वो एंशिएंट स्क्रॉल लगा रखा है एंड उसने बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट बुला रखे हैं ताकि वो इस एंशिएंट स्क्रॉल के कंटेंट को डिकोड कर पाए। एंड उन्हें फाइनली 2 नंबर ऑफ सीक्वेंस मिले हैं एंड उन दोनों सीक्वेंस के लास्ट के 8 डिजिट सेम है, बट उसका क्या मतलब है ये उन्हें अभी नहीं पता है। तो फिनी बोलता है,
इसे जल्द से जल्द डिकोड करो वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। इसके बाद फिर हम वापस से स्मिथ को देखते हैं जहाँ वो आदमी स्मिथ को किडनैप करके ले जाने लगता है क्योंकि उसे शक है कि इसे केविन यामागाता की लोकेशन पता है। वो उसे वैन में डाल के ले जाने लगता है लेकिन तभी स्मिथ को उस ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज आती है, यहाँ उसे किसी ने मार दिया है। एंड तभी उस वैन का गेट खुलता है एंड ये कोई और नहीं हेनरी चार्ल्स है, वही जो जोफू सेंसे को मारने वाला था लेकिन खाई में गिर गया था। तो हेनरी भी सरवाइव कर चुका है। अब कैसे ये आगे रिवील होगा। तो हेनरी यहाँ स्मिथ को बचाने आया है। वो उसे अपनी कार में ले जाने लगता है। स्मिथ पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। तो वो बोलता है मैं एक बार उस बैट की वजह से बचा हूँ एंड अब मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ और उसे आप अच्छे से जानते हो। वो एक कार्टूनिस्ट है जो नॉन स्टॉप एक नई कॉमिक लिख रहा है एंड वो कौन है, केविन यामागाता। और ये सुन के स्मिथ रोने लगता है। वो बोलता है क्या मैं सच में केविन यामागाता का कंटिन्यूएशन पढ़ पाऊंगा। तो हेनरी बोलता है हाँ। एंड यहाँ हमें दिखाया जाता है कि 1964 में खाई में गिरने के बावजूद वो कैसे बच पाया था। तो हमने देखा था कि जब वो गिरने वाला था तभी उसे बहुत सारे बैट दिखने लगे थे एंड उसमें से एक आदमी का हाथ उसे पकड़ने आ रहा था एंड वो आदमी कोई और नहीं प्रेजेंट वाला केविन था। तो उसके खाई में गिरने के बाद वो नदी में बह के थोड़ा दूर चला गया जहाँ जोफू सेंसे ने उसे बचा लिया। जी हाँ, फिर उन्होंने यामाशीता के साथ मिलकर उसकी देखभाल की क्योंकि हेनरी को एंड तक रियलाइज हो गया था कि वो गलत कर रहा है एंड इसीलिए अब वो लोगों को बचा रहा है ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फेक चक चकलिन पर। जी हाँ, वो अभी जिंदा है बट दुनिया की नजरों में वो मर चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो किसी सीक्रेट फैसिलिटी में है एंड उसने अभी भी अपना काम बंद नहीं किया है। उसने एक नया हिटमैन हायर किया है जिसका नाम है मोर हाउस एंड उसे भी वही सेम ऑर्डर दिया है जो उसने पहले हेनरी को दिया था कि इस दुनिया से सारे डुप्लीकेट बिली बैट ड्रॉ करने वालों को खत्म कर दो, सिर्फ मेरा बिली ही रहना चाहिए। इसके बाद हम वापस से केविन पर आते हैं। वो फाइनली बहुत टाइम के बाद अपने घर वापस जाता है जहाँ वो अपनी मॉम से ढेर सारी बात करता है एंड उसे पता लगता है कि काफी एज होने की वजह से उसके फादर को एमनीजिया हो गया है। उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है। वो नई मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उनसे मिलकर काफी बात करता है एंड फिर वापस निकल जाता है। वो एक टैक्सी से वापस जा रहा होता है लेकिन तभी वो अचानक से उस टैक्सी से नीचे कूद जाता है क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर उसे मारने वाला था। उसने ये पहले ही अपनी मांगा में ड्रॉ कर लिया था। फिर तभी वहाँ हेनरी आ जाता है ताकि वो केविन को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये उसका मिशन है। यहाँ हेनरी उससे पूछता है तुम मेरे साथ क्यों आ गए, मैं भी तो तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ। तो वो बोलता है अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब जैसा मैंने ड्रॉ किया था वैसा था, लेकिन अब आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड फिर यहाँ हेनरी उसे 1964 की बात भी बताता है कि कैसे उसने बहुत सारे बैट्स के अंदर उसका ग्लिम्स देखा था। वो बोलता है मुझे मिस्टर स्मिथ ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, मैं बस अपना मिशन पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद सीन वापस से फिनी पर शिफ्ट होता है जहाँ मोर हाउस उससे मिलने आया हुआ है। यहाँ मोर हाउस को उस बैट के बारे में सब पता चल गया है। वो बोलता है क्या तुम उस बैट को देख सकते हो, क्या हम सच में उस स्क्रॉल से टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ फिनी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। फिर मोर हाउस उसे इस सीक्रेट लैब के कागज दिखाता है। वो बोलता है अब से ये लैब मेरे कंट्रोल में है। तो फेक चक ने अब इसे उसका ओनर बना दिया है एंड ये सुनते ही फिनी उस पर बंदूक तान देता है। वो बोलता है चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो मोर हाउस को वहाँ से जाना पड़ता है एंड फिर फिनी तुरंत वो स्क्रॉल उतार के बैग में डाल लेता है क्योंकि उसे पता है कि मोर हाउस वापस जरूर आएगा। बट तभी जो साइंटिस्ट फिनी के अंडर काम कर रहा था वो उसे शूट कर देता है। बट फिनी क्योंकि एक ट्रेंड ऑफिसर है तो वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। बट गोली लगने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता है, वो वहीं गिर जाता है। एंड तभी एक बिली बैट की कॉस्ट्यूम में कोई आदमी वो एंशिएंट स्क्रॉल उससे ले जाता है और ये कोई और नहीं मोर हाउस का ही कोई आदमी है। तो अब वो एंशिएंट स्क्रॉल मोर हाउस के हाथ लग चुका है एंड क्या वो उन दो न्यूमेरिक वैल्यूज को डिकोड कर पाएगा। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जैकी पर। जी हाँ, जहाँ उसकी शादी को काफी टाइम हो चुका है। उसकी एक काफी बड़ी बेटी भी है एंड उसका हस्बैंड उसे छोड़ के जा चुका है। तो वो अपनी बेटी के साथ ऐसे ही घूम रही होती है लेकिन फिर इतने सालों के बाद उसे फिर से उस बैट की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है जैकी हम काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। एंड फिर वो उसे वही दो न्यूमेरिक टर्म्स याद करने के लिए बोलता है लेकिन यहाँ इतने बड़े सीक्वेंस को कौन ही याद कर पाएगा। तो वो बैट बोलता है अच्छा पूरा
होगा नहीं तो लास्ट के ये 8 डिजिट जरूर याद कर लो, ये दोनों बिल्कुल सेम है, 20010911। एंड फिर हम उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर के सामने देखते हैं एंड यही हमें रिवील होता है कि इन सीक्वेंस का क्या मतलब है। यहाँ 9/11 के अटैक की बात हो रही है और अभी ये ईयर 1990 चल रहा है, तो अभी इस हमले के होने में 11 साल हैं। तो क्या अब जैकी कुछ कर पाएगी जिससे 9/11 का अटैक नहीं होगा, या फिर वो सब बस देखते रह जाएंगे। सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है कि क्या होने वाला है, वो सब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।